हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जो अभी की मार्केट सिचुएशन को देख के बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड हो सके तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, काफ़ी लोग बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से शायद मेरे वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिल नहीं पाती। तो नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के पास मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड ये वीडियो थोड़ा लर्निंग फोकस्ड है, तो प्लीज़ हो सके तो लास्ट तक देखिएगा, स्पेसिफिकली जिन लोगों को कुछ सीखने का मतलब है और जिन लोगों को सिर्फ स्टॉक्स से मतलब है। मैं लास्ट में काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ, तो मे बी आप लोग का भी एक स्टॉक उसमें हो सकता है। तो आप हो सके तो लास्ट तक देखिए, नहीं तो आप डायरेक्टली लास्ट में स्किप कर सकते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट लर्निंग, ये कोट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वी सी व्हाट वी वांट टू सी। इसका मतलब है हम लोग वही देखते हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं। काफ़ी बार ये स्टॉक से लेकर भी बहुत रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, काफ़ी बार जो स्टॉक्स हम लोग होल्ड करते हैं वो काफ़ी उसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो वैलिडेटेड होती है, न्यूज़ मीडिया में आती रहती है, तो भी अपने सोचते हैं नहीं ये न्यूज़ गलत है। या फॉर एग्जांपल कभी भी किसी मैनेजमेंट पे एलिगेशंस लग जाती है तो अपने सोचते हैं, या कहीं आईटी की रेड पड़ जाती है तो अपने सोचते हैं नहीं आईटी वाले गलत हैं, मैनेजमेंट सही है, ये वो। इसकी वजह से क्या होता है कि अपने जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन रहती है अपने सामने, उसको इग्नोर करके अपने एक इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं स्टॉक से, ये सोच के कि भैया स्टॉक ले रखे हैं तो वो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा फ्यूचर में। बट ये इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि उसमें अपनी बायस आ जाती है जिस स्टॉक को अपने होल्ड करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए। एंड ये चीज़ नॉर्मल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अपने वही देखना चाहते हैं काफ़ी बार जो अपने देखना चाहते हैं, और कई बार जो ऐसी चीज़ें जो अपने को दिखा रही है कि अपना जो परसेप्शन है वो गलत है, उसके बावजूद भी अपने अपनी गलती मानते नहीं हैं। और अभी जो करंट वॉर सिचुएशन चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जितना अपना देखते समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। मैं भी कुछ कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ये समझ रहा हूँ कि इसमें एक साइड गलत या सही नहीं है। इनफैक्ट इसमें दोनों ही साइड की गलतियाँ भी हैं और दोनों ही साइड कहीं ना कहीं टू एन एक्सटेंट सही भी है। मैंने एक पुराने वीडियो में कहा था, येलो जर्नलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। जो लोग जानते हैं वो ये बेसिकली ऐसी जर्नलिज्म जहाँ फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी एंड सेंसेशन क्रिएट करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ बिक सके। आप यकीन नहीं करेंगे, अराउंड 123 ईयर्स या 24 ईयर्स बैक 1898 में जो क्यूबा में स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुई थी, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा था। उस समय दो एक पॉपुलर न्यूज़पेपर्स एक दूसरे से कम्पीट करने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स बेचने के चक्कर में, क्यूबा में जो कंडीशंस थी उसको अमेरिका में ये दिखा रहे थे अमेरिकन पीपल को कि क्यूबा में जो कंडीशंस है स्पेनिश रूल के अंडर, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग वहाँ बुरा हाल हो रखा है, डेली मर रहे हैं, खाने को नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ताकि अमेरिकन पब्लिक की जो परसेप्शन है वो ये हो जाए कि अमेरिका को इंटरवेन करना चाहिए एंड अमेरिका को क्यूबा को आज़ाद करना चाहिए स्पेनिश रूल के अंडर से। तो फाइनली अमेरिका वॉर में गई, स्पेनिश अमेरिकन वॉर। एंड जो भी हुआ, हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इतनी जानकारी रखता हूँ ताकि अपने चीज़ों को बहुत रियलिस्टिकली समझ सकें। और वॉर जो है इसमें बहुत रेयरली कोई विनर्स होते हैं, इसमें मोस्टली सब लूजर्स ही होते हैं। स्पेसिफिकली अगर दो पावरफुल नेशन होते हैं तो बहुत ज़्यादा लूजर्स हैं। यहाँ रशिया यूक्रेन अपने को दिख रहा है, बट अल्टीमेटली ये रशिया वर्सेस द वेस्ट है। और जो मैंने पहले स्लाइड में इम्पॉर्टेंट लर्निंग कही थी, वो बेसिकली आज के वक्त में ऐसे भी देख सकते हैं, वी सी वट द मीडिया वॉन्ट अस टू सी। अपने वही देख रहे हैं जो अपने को मीडिया दिखाना चाहती है। एंड मीडिया बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। आप प्लीज़ प्लीज़ किसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, अभी तो चलो ऐसी न्यूज़ हैं जो अपने को पर्सनली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है जो अपने आसपास जो कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ काफ़ी सारे जो राइट्स हैं या काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, वो टू एन एक्सटेंट अवॉइड हो सकती थी अगर मीडिया ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती। तो कहीं ना कहीं मीडिया आग में चिंगारी, या क्या बोले, चिंगारी में घी डालने का काम करती है, ताकि कोई भी जो नेगेटिव इवेंट है, जो कंट्रोवर्सी है, वो बने रहे और उनकी न्यूज़ बिकती रहे। अभी आप देखते होंगे अपने काफ़ी लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर को लेकर, तो वहाँ से कोई भी
वो लोग बढ़ा चढ़ा के बोले जा रहे हैं ताकि अपने न्यूज़ चैनल्स देखते रहें। आजकल सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट का जरिया ही न्यूज़ चैनल्स बन गए हैं। अब चलिए समझते हैं अभी जो वॉर हो रही है उसकी ओरिजिन्स कहाँ से है। पहले तो अभी जो वॉर है उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय या उससे कुछ 1-2 डिकेड्स पहले नेशनलिज्म ऑल टाइम हाई पे थी। सब लोग मतलब अपने देश से रिलेट करके कि भैया दूसरे देश को मार दो, काट दो, कब्ज़ा कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ऑल टाइम हाई पे थी। टू एन एक्सटेंट अभी के वक्त में मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि अभी में नेशनलिज्म ऑल टाइम हाई पे है। एंड उस समय अलायंसेस बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही थी, ऐसी अलायंसेस जो बेसिकली कि भैया एक स्टेट को, अगर एक हिस्ट्री में कंट्री को स्टेट बोलते हैं, अगर एक स्टेट को दूसरा स्टेट अटैक करेगा तो फिर जो फर्स्ट स्टेट की जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं वो सब भी वॉर में एंटर करेंगे। तो उस समय क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी वर्सेस सर्बिया के बीच में कुछ छोटा इश्यूज हुए थे, उसके बीच में एक कंट्रीज इन्वॉल्व होने लगी और उसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसके बाद जर्मनी के ऊपर एक्सेसिव पेनल्टीज़ लगाई गई थी, कहीं ना कहीं जर्मनी की ह्यूमिलिएट किया गया था। उसी बीच में हिटलर का राइज हुआ है ना, आप उसके बाद जानते हैं क्या हिस्ट्री है। एंड हिटलर का भी जो राइज है अपने काफ़ी लोग ऐसे ही बोल देते हैं हिटलर हिटलर हिटलर, बट हिटलर के राइज में भी टू एन एक्सटेंट वेस्ट का हाथ था। उसमें फॉर एग्जांपल आप सोशल डार्विनिज्म अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे, डार्विनिज्म में सबसे मेन जो कंसेप्ट माना जाता है वो होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब है कि इस दुनिया में या इस नेचर में जो एनिमल्स सबसे ज़्यादा फिटर हैं या वो ही इस नेचर में सर्वाइव कर पाएंगे, और जो लोग फिटर नहीं हैं, फिटर इन द सेंस बायोलॉजी में स्पेसिफिकली द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस को फिटेस्ट या फिटर माना जाता है। तो उस मतलब इस चीज़ को रेसिज्म एंड बायोलॉजी एंड रेसिज्म को लिंक करके क्या बोल दिया गया था, स्पेसिफिकली जैसे ब्रिटेन और बाकी वेस्टर्न जैसे फ्रांस, स्पेन, वो ऐसे जस्टिफाई करते थे दूसरे स्टेट्स पे कब्जा करना और बाकी लोगों को स्लेव्स बनाना, गुलाम बनाना, कि भाई हम लोग सुपीरियर हैं, हम लोग वाइट्स हैं, तो हम लोग बायोलॉजिकली भगवान ने हम लोगों को सुपीरियर बनाया, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग पूरी दुनिया को सिविलाइज करें। तो ऐसे ऐसे घटिया लॉजिक दिए जाते थे। तो हिटलर भी कहीं ना कहीं ऐसी लॉजिक से प्रभावित था। इसी वजह से ज्यूज़ की जेनोसाइड हुई थी, जिसमें लाखों ज्यूज़ को बेसिकली मारा गया था, काटा गया था, गैस चैम्बर में डाल दिया गया था, क्या क्या नहीं हुआ था। तब कहीं ना कहीं वेस्ट को अपनी गलती रियलाइज़ थोड़ा बहुत हुई कि भैया ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये रेसिज्म बोल के कि सब ने भगवान को बराबर बनाया है, बट ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स ने डिवाइड कर दिया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में। और ऐसे ही अपार्थाइड जो बेसिकली अपने अफ्रीका से जानते हैं, साउथ अफ्रीका में जहाँ गोरे और काले लोगों के बीच में इतना ज़्यादा फ़र्क होता था, यहाँ तक कि अमेरिका में भी अलग अलग स्कूल्स होते थे। काफ़ी ऑलमोस्ट 5 to 6 डिकेड्स या 7 डिकेड्स बैक तक ऐसा सच था। अलग स्कूल्स होते थे, अलग प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन होते थे, अलग रेस्टोरेंट्स होते थे, सेग्रीगेशन होता था। तो ये सब कहीं ना कहीं अमेरिका जो अपने इंडिया में ज्ञान देती है, बट कहीं ना कहीं आज भी अमेरिका में ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अमेरिका वही है कि भैया दुनिया के ऊपर कब्जा करने चली है, या दुनिया को ये दिखाती है भैया उससे ज़्यादा अपराइट एंड उससे ज़्यादा परफेक्ट लीडर कोई नहीं है, बट कहीं ना कहीं अमेरिका अपने इश्यूज़ भूल के दुनिया में बहुत ज़्यादा दखल दे रही है। अब कोल्ड वॉर को समझते हैं। अभी जो वॉर चल रही है इसके ओरिजिन कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर में ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, यूरोप ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसके बाद दो बिग पावर्स निकल के आए थे, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, या फिर अमेरिका या यूएसए। तो उस समय क्या हुआ था, दोनों यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में काफ़ी तरह की कंपटीशन चल रही थी, जिसमें ये था कि भैया हम लोग को स्टेट्स को डोमिनेट करना है, यूरोपियन स्टेट्स को। तो जो क्या हो रहा था, अमेरिका जो है एक तरह से वेस्टर्न यूरोप के ऊपर कब्जा टाइप कर ली थी। कब्जा इन द सेंस कि वो बोल रही थी हम लोग वेस्टर्न यूरोप को रीएस्टैब्लिश करने में हेल्प करेंगे। एंड वहाँ मार्शल प्लान, जिसमें अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दे रही थी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो भी इम्प्लीमेंट हुआ था। तो यूरोपियन कंट्रीज़, काफ़ी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका की तरफ जा रही थी। एट द सेम टाइम ईस्टर्न यूरोप के ऊपर सोवियत यूनियन का हाथ था। तो सोवियत यूनियन चाहता था कि वो अपनी इन्फ्लुएंस धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप पे बढ़ा ले। तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक यूएन फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड नेशंस, जिसको बेसिकली इसलिए फॉर्म किया गया था क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद ये पर्पस था कि फ्यूचर में
और कोई वॉर ना हो, स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर ना हो। और फिर 1949 में नाटो इस्टेब्लिश हुआ था, जो बेसिकली अमेरिका एंड काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था, बट बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का बाप जिसको बोले वो अमेरिका ही था। तो उसका कहने का मतलब था कि ये एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की भैया इस सोवियत यूनियन की हॉस्टिलिटी को अवॉइड करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए बाकी सब देश मिलके उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जो भी स्टेट्स उस नाटो के अंडर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सोवियत यूनियन किसी भी एक स्टेट को ऊपर हमला करता है तो बाकी सारे स्टेट्स मिलके सोवियत यूनियन के खिलाफ जाएंगे। तो बेसिकली ये हो गया कि भैया अमेरिका एंड जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी एक तरह से भगवान के दूत हैं कि वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा एंड वो पीस इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेंगे, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को उनकी सुप्रीमेसी मान लेनी चाहिए। और उसी वजह से कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई। एक तरफ सोवियत यूनियन, एक तरफ यूएसए, जिसको कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म भी बोल सकते हैं। अमेरिका बेसिकली कैपिटलिज्म एंड चाइना, रसिया, ये सब कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म में क्या होता है कि स्टेट सब कुछ ऑन करती है। कैपिटलिज्म में बेसिकली फ्री मार्केट्स होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करते इकनॉमी में जनरली टू एन एक्सटेंट। तो उसके बाद अमेरिका में 1949 के स्टार्टिंग में या 1950s में रेड स्केयर हुआ था, जिसमें बेसिकली एक तरह का हिस्टेरिया हो गया था कि जो भी मतलब काफ़ी लोगों को जिनकी भी गवर्नमेंट से काउंटर व्यूज़ थी उनको कम्युनिस्ट समझा जाता था। तो इस वजह से काफ़ी लोगों के बीच काफ़ी लोग मरे कटे थे एंड कम्युनिस्ट समझ के काफ़ी लोगों को जेल में डाला गया था। स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट का फोकस था। बट इन सब बीच में इंडिया जो है काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहने की कोशिश की उस एरा में, स्पेसिफिकली 1990s तक, जब तक ये कोल्ड वॉर चली। बट सब अपने जानते हैं कि इंडिया टू सम एक्सटेंट रशिया के ज़्यादा क्लोज़र थी एंड रशिया ने भी टाइम टू टाइम इंडिया की हेल्प की है काफ़ी बार। बट उसके बाद क्या हुआ, 1990 के आसपास सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया इंटरनल इश्यूज़ की वजह से, सिविल वॉर की वजह से। तो उसके बाद सोवियत यूनियन का जो पावर था वो बेसिकली सुपर लीडर का स्टेटस था वो ख़त्म हो गया। तो एक अमेरिका बेसिकली होल एंड सोल हो गया इस पूरी दुनिया का। बट अभी क्या हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे चाइना पावरफुल होता गया एंड अभी चाइना एक अमेरिका को टक्कर देने के लिए खड़ा हो गया। एंड अभी जो वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन में, उसमें काफ़ी हद तक रशिया इतना पावर नहीं दिखा पाता, लेकिन उसको पता है कि चाइना उसके साथ है। तो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट है रशिया के साथ। तो अभी क्या, अभी बेसिकली ये वॉर जो है, अभी जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उससे यही लग रहा है कि वॉर अभी प्रोलॉन्ग होने वाली है। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट बीच में निकल के आ जाए, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि रशिया ऑब्वियसली फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चाह रहा, और इसमें ऑब्वियसली सिविलियंस इन्वॉल्व हैं। ये ऐसा बॉर्डर पे वॉर अब नहीं हो रही है, ये बेसिकली रशिया अंदर एंटर कर गई है यूक्रेन के। तो वहाँ पे सब सिटीज़ में ऑब्वियसली काफ़ी सिविलियंस होते हैं, सिविलियंस ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे। तो जो वर्ल्ड प्रेशर है, ग्लोबल प्रेशर है, वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बनेगा। सिविलियंस की वजह से ही शायद रशिया भी अभी तक उतना ज़्यादा अग्रेसिवली वॉर नहीं कर पाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रशिया भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा सिविलियंस मरें इस वॉर के चक्कर में। रशिया की कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है ताकि यूक्रेन मान जाए कि वो नाटो ज्वाइन नहीं करेगा फ्यूचर में। और कहीं ना कहीं वॉर एक पॉलिटिकल टूल भी की तरह भी यूज़ होता है, जहाँ बेसिकली अगर इंटरनल इश्यूज़ होने लगते हैं या प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि वॉर के वक्त ऐसा हो जाता है कि जितने भी अपोजिशन है, जितने भी सिविलियंस हैं, सबको बोला जाता है कि भैया अब आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो उस समय क्या होता है, जो प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी होती है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और अभी जो है इस वॉर को आई होप सब कुछ ठीक हो जाए, बट कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी है एस्केलेट होने का, क्योंकि अपने ये नहीं जान सकते कि किस हद तक अनरीजनेबल हो सकते हैं इस वर्ल्ड में जो पावरफुल लीडर्स हैं। एस्केलेट क्यों हो सकती है, स्पेसिफिकली रशिया चाहती है कि स्वीडन एंड फिनलैंड जो यूरोप में हैं वो नाटो का पार्ट नहीं बने। अभी तक वो नाटो का पार्ट नहीं थे और रशिया चाहते हैं वो लोग नहीं बने। बट क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन बनने के बाद काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ नाटो के अंडर आ गई। तो रशिया चाहता है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली पूरा का पूरा यूरोप नाटो में आ जाएगा तो रशिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
अब नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स स्टक इन यूक्रेन। इसमें जो मैं जब कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा था इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में जो बेसिकली यूक्रेन में स्टक हैं, तो बेसिकली उन आर्टिकल्स से ज़्यादा मेरा ध्यान उन कमेंट्स पे गया जो बेसिकली ये बोल रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट्स को फंसे रहने देना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को क्या मतलब है इन सब से, या फिर इनके पेरेंट्स हैं ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ही जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या चार्जेस लग रहे हैं वो पेरेंट्स को बेयर करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि क्यों जाते हैं यूक्रेन इंडियन स्टूडेंट्स। मुझे बाकी फील्ड्स का नहीं पता, बट मेडिकल फील्ड में जो एमबीबीएस वगैरह करने इंडिया में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो सब स्टूडेंट्स को सीट्स नहीं मिल पाती, और जो रिजर्वेशन इश्यूज हैं वो भी नॉट श्योर क्या है, तो उस चीज़ पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट क्या होता है इस वजह से यूक्रेन रशिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरी एक कज़न है, उसको भी 1-2 साल तक कोई अच्छे मेडिकल स्कूल में स्कोप नहीं मिल रहा था, सीट नहीं मिल रही थी एक्सेस कंपटीशन होने के कारण। तो क्या होता है कि यूक्रेन रशिया में काफ़ी सीट्स अवेलेबल होती हैं एट वेरी रीजनेबल प्राइस। यूक्रेन का मतलब ये नहीं है कि लंदन या फिर न्यूयॉर्क या अमेरिका। यूक्रेन इज कहीं ना कहीं अ वेरी पुअर कंट्री, वेरी पुअर तो नहीं, एक पुअर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो वहाँ पे जो बजट है एमबीबीएस करने का काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, टू सम एक्सटेंट यहाँ के जो अच्छे मेडिकल स्कूल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उससे भी कम बजट में शायद हो जाता है। ये मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन मैंने जितना मुझे पता है काफ़ी रीजनेबल फीस है, एंड अकोमोडेशन वगैरह का भी चार्जेस काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी रीजनेबल है। इसी वजह से लोग यूक्रेन जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल करने। तो ये नहीं है अपनी मर्जी से या लग्जरी के बेसिस पे जा रहे हैं। और उसके बाद अभी जो सिचुएशन है उसमें एक फोकस यही होना चाहिए कि भैया इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से कैसे निकलेंगे। अभी ये सोचना कि कौन एक्सपेंसेस बेयर करेगा, इंडियन गवर्नमेंट यार कम ऑन, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है, काफ़ी एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अनरीजनेबल हैं। तो यहाँ तो कम से कम यार लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भैया इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो इनको पहले ही निकल जाना चाहिए था। बट आप खुद सोचिए, आप खुद स्टूडेंट रह चुके हैं या स्टूडेंट हैं, तो एक चीज़ को सोचिए कि आपका जब पूरा करियर लाइन दाव पे लगा है, आपकी यूक्रेन में जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो बोल रही थी, अभी परमिशन नहीं दे रही थी ऑनलाइन क्लासेस की, या उनको बेसिकली लीव नहीं दे रही थी इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि रशिया अटैक करने वाला है। तो इंडियन स्टूडेंट्स भी कैसे इतनी आसानी से निकल के चले जाएं भैया, उनका करियर पूरा चौपट हो जाता। वॉर तो बाद में हुई है, उनको थोड़ी ना पता था वॉर होने वाली है। तो सबके लिए ऑब्वियसली कमेंट करना आजकल इंटरनेट पे बैठ के आसानी से कमेंट करना सबसे आसान काम है। बट एक बार प्लीज ट्राई टू प्लेस योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, उसके बाद सोच के देखिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो बी अ लिटिल सेंसिटिव, थोड़ा सा आप खुद अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखिए। और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी काफ़ी लोग बोलते हैं बस पाकिस्तान को उड़ा दो, पाकिस्तान के साथ वॉर कर लो। बोलना आसान है, बट आप ये समझिए पाकिस्तान के साथ चाइना है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आसानी से ऐसा कर सकते हैं। अगर बहुत बहुत लॉस होगा, इंडियन लाइफ्स भी बहुत जाएंगी। कारगिल में इंडिया के कम सोल्जर्स नहीं मरे थे। तो एक इंसान भी आप अपने आसपास देखिए जिससे आप प्यार करते हैं, क्या आप उसका लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं? तो भैया अपने लिए दूर से बोलना बहुत आसान है, बट जिन लोगों के रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, जिनके हस्बैंड्स या फिर जिनके बेटे वॉर में चले जाते हैं, उनको पता चलता है क्या होती है वॉर। अपनी क्या है, अपने तो आराम से ऐश की लाइफ जी रहे हैं एसी रूम में बैठ के, तो अपने लिए बहुत आसान है, वॉर में चले जाओ। चलिए अब एक ऐसा स्टॉक जिसकी जो इन सब सिचुएशन से मुझे ऐसा लगता है कि बेनिफिट मिल सकता है। ये स्टॉक मैं ट्रैक नहीं कर रहा था, बट अभी रिसेंटली ही मेरे नज़र में आया। ये है TV18। लास्ट कुछ टाइम से इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, एंड अभी मैंने डिटेल में स्टडी नहीं किया है, बट अभी आप देखिए सबसे ज़्यादा फोकस जो है इंडिया में, मोर एंड मोर पॉपुलेशन अब डीमैट अकाउंट्स खोल रही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। तो चैनल्स जैसे CNBC जो बिजनेस न्यूज़ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्सेस है, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। News 18 है आजकल
काफ़ी इंडियन पॉपुलेशन जो अलग अलग सीरियल्स, सास बहू के सीरियल्स छोड़ के न्यूज़ पे एडिक्ट हो रही है। न्यूज़ भी अब ठीक है, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कहीं ना कहीं अब एंटरटेनमेंट सोर्स बनते जा रहा है, बट इस वजह से न्यूज़ 18 जैसे चैनल, CNN न्यूज़, इन सब की डिमांड बढ़ने वाली है। कलर्स भी TV 18 के अंडर ही है। तो मैंने डिटेल में स्टडी नहीं किया, बट ये एक स्टॉक इंटरेस्टिंग है जो इस वॉर सिचुएशन में भी जिसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है ना, आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हो सकेगा तो मैं इस स्टॉक की जल्दी ही डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बेसिकली मुझे कमेंट्स में आए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको एक वीडियो में ही एड्रेस कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है ग्लेनमार्क साइंस को लेकर, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। इसका मैंने चेक किया, ये कोई भी स्टॉक मैंने डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया है, बट जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया उससे मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ। इसका वैल्यूएशन रीजनेबल लगा, रिजल्ट्स ओके ओके लगे, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं लगे। बट क्या हो रहा था, कोविड के समय में फार्मा कंपनीज के ऊपर फोकस ज़्यादा था, तो इस वजह से रैली कर रहे थे। तो बट अभी कोविड जब नॉर्मलाइज होते जा रहा है, तो उसके बाद फार्मा कंपनीज या रिलेटेड कंपनीज के ऊपर नेगेटिव असर आ रहा है। तो कोविड के ये जिन्होंने ये क्वेरी पूछी थी, उन्होंने 30 शेयर्स एट द रेट ऑफ 670 लिया हुआ है। अभी करंट प्राइस 470 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 30% का लॉस ऑलरेडी हो रहा है। बट मुझे लगता है अभी इस सिचुएशन में कोई भी शेयर पैनिक होके सेल करना रीजनेबल नहीं लग रहा मुझे। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है, बट आई थिंक कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही कंपनी में। HFCL में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो 84 पे बाय किया था, करंट प्राइस 70 है, 20% का करेक्शन हुआ है, तो 20% कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है स्पेसिफिकली गिवन मार्केट कंडीशंस। और बट ये स्टोरी बेस्ड स्टॉक है, स्पेसिफिकली जब 5G रोल आउट होगा तो उसमें उस समय बोल रहे हैं ये स्टॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की, क्योंकि शायद टावर्स वगैरह और शायद ये 5G रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, टेलीकॉम इक्विपमेंट, उसमें डील करती है। तो स्टॉक अच्छा है, बट इसमें टाइम लग सकता है। और जब ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं न्यूज़ के बेसिस पे शायद ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा ये सोचकर। तो अभी तो मैं यही बोलूँगा, आप होल्ड करके चलिए, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है। IGL में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन की जो क्राइसिस है उससे नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इसमें जो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, तो इस वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। मुझे लगता है अभी पेन और बाकी है शॉर्ट टर्म में, जब तक ये रशिया यूक्रेन का कुछ हो नहीं जाता तब तक तो पेन रहेगी। बट रिजल्ट्स अच्छे थे दिसंबर के, मार्जिन्स पे प्रेशर था, 460 पे लिया था, अभी करंट प्राइस 344 चल रहा है, लॉस तो काफ़ी है, बट आई थिंक अभी भी होल्ड करना चाहिए, अभी पैनिक होके इस प्राइस पे सेल नहीं करना चाहिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मैंने पहले भी डिस्कस किया है एक वीडियो में, दिसंबर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बट जब भी आप ग्रोथ स्टोरी या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगेन आप बहुत हाई रिस्क हो जाता है। आप ग्रोथ स्टोरीज पे हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम होता है। एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, बट अगेन अभी रिसेंट में न्यूज़ आई कि कोई इलेक्ट्रिक बस जो थी इनकी किसी एयरपोर्ट पे, उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से शेयर में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। तो आई थिंक अभी और करेक्ट हो सकता है, और काफ़ी ओवर वैल्यूड भी है। ये मैंने सीरियसली डिस्कस किया था, मैंने ये भी बताया था, मैंने 840 पे सेल कर दिया था। बट दिसंबर के रिजल्ट्स के बाद मैं शायद दोबारा कंसिडर कर रहा था इस स्टॉक को, बट उसके बाद मार्केट कंडीशंस रैपिडली चेंज हो गई। एंड उसके बाद मैंने हर अपने वीडियो में बता दिया है कि मैं अब वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ग्रोथ स्टोरीज हैं, बट अभी मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा ग्रोथ स्टोरीज पे। तो अभी ये करेक्शन और हो सकता है, क्योंकि बहुत हाई पी स्टॉक है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक बैड न्यूज़ से बहुत ज़्यादा, आप एक बैड न्यूज़ के चक्कर में जो भी पेन है उसके चक्कर में पैनिक सेल मत करिए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हैं लॉस बुक करने के लिए, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में शायद करेक्ट और हो सकता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट वैल्यूएशन हाई है। तो जो करंट मार्केट कंडीशंस है, जिसमें रिसेशनरी प्रेशर्स ज़्यादा हैं और रशिया यूक्रेन की इश्यूज चल रहे हैं, फेड के इंटरेस्ट रेट का चक्कर है, तो उस चक्कर में अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो इसको लॉस बुक करके सेल कर सकते हैं। शायद आपने प्राइस मेंशन नहीं किया था कि किस प्राइस पे आपने लिया है, तो अभी ज़्यादा कुछ कमेंट करना मुश्किल है। बिरला सॉफ्ट फ्यूचरिस्टिक कंपनी लगी मुझे, जिस सेक्टर्स में काम करती है वो सेक्टर्स बहुत आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा ग्रो करने का चांस है।
दिसंबर रिजल्ट्स ओके थे, वैल्यूएशंस भी ओके है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं लगे, ठीक ठीक लगे। बट क्योंकि रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा स्टीप प्राइस दिया था इस कंपनी में, तो अभी जब मार्केट्स अच्छे नहीं कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी करंट प्राइस 403 है, बट आप फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक लगा मुझे। तो लास्ट में यही डिस्क्लेमर है कि भैया ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग से पहले अपना प्लीज़ रिसर्च करिए। एंड एक और रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चंस आए हैं हो सके अगर आप लोग के पास पॉसिबल हो, मैं हर फ्राइडे 8 PM लाइव आता हूँ, तो आप लोग तब आके अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, मैं एक ही बार में सारे क्वेश्चंस ले पाऊंगा। बट फिर भी अगर जस्ट इन केस लाइव सेशन नहीं अटेंड कर सकते तो कोई नहीं, आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू दोज पीपल जो लास्ट तक इस वीडियो को देखे एंड अपना पेशेंस रख पाए। मैं चाहता था कि मैं थोड़े डिटेल में कवर करूँ। जिन लोग ऑब्वियसली कोई फोर्स नहीं है, तो जिन लोगों को नहीं देखना वो लोग ऑब्वियसली स्किप कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।